जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का परिमाण अनुपात कैसे निकाला जाता है। आज हम इसके सरलतम विधि से परिमाण अनुपात को निकालेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि तृतीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 व प्राथमिक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E1 का अनुपात, या हम कह सकते हैं N2, यानी कि सेकेंडरी में जो है टर्नों की संख्या और प्राथमिक में टर्नों की संख्या N1 का अनुपात। तो इसी के अनुपात को जो है परिमाण अनुपात कहा जाता है। इसे जो है हम किससे व्यक्त करते हैं, परिमाण अनुपात को किससे व्यक्त करते हैं, K से व्यक्त करते हैं। तो इसमें आज हम इसके जो है अनुपात के बारे में हम इसमें जो है बहुत ही सरल विधि से जो है हम ज्ञात करेंगे कि किस तरह से इनका अनुपात निकाला जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जो प्राइमरी में जो विद्युत वाहक बल E1 उत्पन्न होता है, E1 बराबर -N/dt। तो जो इसमें -N/dt होता है वो किसके कारण होता है, किस नियम के कारण होता है वो। तो E1 में जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्राथमिक में जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न होगा, तो उसमें जो है ये हमारा अन्योन्य प्रेरण विद्युत वाहक बल, अन्योन्य प्रेरण के कारण जो है उत्पन्न होता है। इसमें विद्युत वाहक बल जो सेकेंडरी में उत्पन्न होगा वो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, या पारस्परिक प्रेरण भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है E2 में मतलब N2 सेकेंडरी में टर्नों की संख्या में जो हो, टर्नों की संख्या है, उसमें जो उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल E2 जो उत्पन्न होगा वो अन्योन्य प्रेरण के कारण उत्पन्न होगा। तो इस तरह से जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो प्राइमरी में जो हमारा जो प्राइमरी टर्न है, इसमें जो हमारा फ्लक्स कटेगा, इसी के कारण जो है इसमें सेकेंडरी में भी फ्लक्स कटने लगेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो जो है चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है, ना कि विद्युतीय रूप से। इसमें जो है सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग जो है विद्युतीय रूप से अलग होते हैं, लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से जो है ट्रांसफार्मर रेशियो निकाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर रेशियो को जब हम निकालते हैं तो इसमें जो क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि E2 बटे E1 बराबर हमारा हो जाता है। तो हमारा E2 बटे E1, तो E2 हमारा दिया गया है -N2 d∅ बटे dt। और हमारा जो प्राइमरी में विद्युत वाहक बल समीकरण आया है -N1 d∅ बटे dt, N1 d∅ बटे dt। तो इसमें हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, d∅ से d∅, dt से dt। तो इस तरह से जो हमारा समीकरण बन के आएगा E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 बराबर K के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम बराबर में हम V2 अपान V1 भी कह सकते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा प्राथमिक में V1 और सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज V2 उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम ट्रांसफार्मर रेशियो को हम किससे व्यक्त करते हैं, K से व्यक्त करते हैं, यानी कि परिमाण अनुपात K से हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1 बराबर K के। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर आदर्श है। आदर्श ट्रांसफार्मर की अगर हम कल्पना करें तो इसमें हानि जो होगी वो शून्य के बराबर होगी, इसमें कोई हानि नहीं होगी। चलिए देखते हैं, यदि आदर्श ट्रांसफार्मर हो तब क्या होगा। तो इसमें जो हो जाएगा इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर।
यानी कि हम जितना इनपुट देंगे उतना ही हमारा आउटपुट मिलेगा। जितनी पावर हम इनपुट करेंगे उतनी ही पावर हमारा आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो है हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI। तो इसी फार्मूले से हम देखेंगे P बराबर VI से। तो हमारा इनपुट पावर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा V1 I1 बराबर V2 I2। ये कैसे होगा, तो इसमें हमारा जो है इनपुट जो हम दे रहे हैं V1 और I1, P बराबर VI तो V1 I1, और जो हमारा ये हो जाएगा आउटपुट पावर जो होगा V2 I2 इसमें, तो V2 और I2 का गुणनफल यानी आउटपुट पावर जो हमारा हो जाएगा V2 और I2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको पक्षांतर करेंगे I1 I2 को इधर लाएंगे भाग में, तो इस तरह से V2 अपान V1 इस तरह से हो जाता है। अब देखिए कि V2 बटे V1 बराबर हमारा I1 बटे I2, यानी कि V2 बटे V1 बराबर हम I1 बटे I2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा था E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1 बराबर, तो जो हमारा धारा होगी वो पलट जाएगी, यानी कि I1 बटे I2। तो दोस्तों इसमें समझने की बात यही है कि धारा जो होती है वो जब ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब वोल्टेज बढ़ती है, ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज बढ़ती है तो उसी के अनुपात में जो है हमारा धारा कुछ अपेक्षाकृत कम हो जाती है। लेकिन ओम के नियम पर मत जाइएगा कि V बराबर IR होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो ओम का नियम पे आप ओम के नियम पर मत जाइएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कुछ अलग ही है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कुछ अलग ही है। तो इस तरह से जो है इसमें वोल्टेज के अपेक्षाकृत जो है वोल्टेज के हिसाब से धारा घटती है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ धारा जो है घटेगी। तो इस तरह से जो है वोल्टेज के ऊपर धारा डिपेंड करेगा। तो इस तरह से E1 बटे E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1 बराबर I1 बटे I2, ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, यानी कि परडमन अनुपात होता है। परडमन अनुपात को हम किससे व्यक्त करते हैं, K से व्यक्त करते हैं, K से व्यक्त करते हैं। तो बात करते हैं कि ये इसमें हमारा V1 क्या है। V1 हमारा जो है सप्लाई वोल्टेज है, इसको भी हम किस में डिनोट करते हैं, वोल्टेज में। और जो हमारा V2 है ये भी हमारा द्वितीयक का वोल्टेज है, द्वितीयक वाइंडिंग में वोल्टेज है। और E1 क्या है, E1 हमारा प्राथमिक में उत्पन्न EMF है, इसको किस में व्यक्त करते हैं, वोल्टेज में भी, इसको भी हम व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं E2 क्या है, तो द्वितीयक में उत्पन्न EMF, द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न EMF हमारा है। और फाई हमारा क्या है, फाई हमारा तात्क्षणिक फ्लक्स है, तात्क्षणिक फ्लक्स, यानी कि हर क्षण ये बदलता रहता है। जिस तरह से हम इसमें पावर इनपुट करेंगे उसी तरह से हमारा फ्लक्स भी उसमें घटता और बढ़ता रहता है। तो इसलिए इसको तात्क्षणिक फ्लक्स का नाम दिया गया है कि हर क्षण, तात्क्षणिक यानी कि हर क्षण बदलता रहता है। और F हमारा क्या है, F हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी भी होती है, और फ्रीक्वेंसी जो है बदलता नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। और जो है पावर भी बदलता नहीं है, ये पावर को सेम रखता है। I1 क्या है, तो I1 जो होता है प्राथमिक में उत्पन्न धारा, और I2 हमारा द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न धारा, जिसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, एम्पियर से डिनोट करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके आगे। E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1 बराबर I1 बटे I2 बराबर K।
तो इस तरह से चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। प्रतिबाधा में भी इसमें कुछ संबंध होता है। तो प्रतिबाधा में कैसे क्या संबंध होता है इसको हम देखते हैं। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस माने क्या होता है? प्रतिबाधा, जिसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। और क्या इसका परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि परिपथ में कुल अवरोध को ही, परिपथ में कुल उत्पन्न होने वाले अवरोध को ही हम प्रतिबाधा कहते हैं। लिख सकते हैं कि परिपथ के कुल अवरोध को, कुल अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। यानी कि Z बराबर R स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जो मात्रक हमारा निकल के आएगा, इसको ओम में हम मापते हैं, ओम में मापते हैं। कुंडली का प्रतिघात, कुंडली का प्रतिघात, प्रतिघात इसमें क्या कहेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसमें एक्सल बराबर होता है 2 पाई एफ एल ओम, 2 पाई एफ एल ओम होता है, ओम होता है। तो इसमें क्या है? प्रतिबाधा का संबंध हम कैसे निकालेंगे? तो P बराबर I स्क्वायर R से निकालेंगे। चलिए देखते हैं प्रतिबाधा का संबंध क्या, कैसे निकालते हैं। ट्रांसफार्मर रेशियो में प्रतिबाधा का संबंध क्या होता है? तो इसको हम P बराबर किससे देखेंगे? I स्क्वायर R से, इससे हम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा? इनपुट में हमारा क्या हो जाएगा? इसमें जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 स्क्वायर Z1 बराबर आउटपुट में जो हमारा हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू Z2। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा I1 स्क्वायर अपान में I2 का स्क्वायर बराबर Z2 अपान Z1 हो जाएगा। तो जब हम I1 बटे I2 का स्क्वायर बराबर Z1 बटे Z2 बटे Z1 हो जाएगा। इस तरह से जब हम I1 बटे I2 बराबर इसको जो है Z2 बटे Z1 को जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे हमारा क्या लग जाएगा? करड़ी लग जाएगा। तो इस तरह से जो है I1 बटे I2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट Z2 बटे Z1। तब इसके बराबर में हम Z2 बटे Z1 भी रख सकते हैं। तब क्या यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा I1 बराबर हम इसको भी रख सकते हैं इस तरह से Z2 बटे Z1 के बराबर के हो जाएगा। तो यही हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो निकल के आएगा, ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो यही निकल के हमारा आ जाएगा। ट्रांसफार्मर रेशियो को किससे व्यक्त करते हैं? के से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों यही हमारा हुआ ट्रांसफार्मर का परिमाण अनुपात, यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो। तो यही हमारा ट्रांसफार्मेशन रेशियो होता है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो का संबंध होता है E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1
बराबर V2 बटे V1 बराबर I1 बटे I2 बराबर करड़ी में Z2 बटे Z1। तो इसी में जो है दिया रहता है, मान लीजिए आपका E2 दिया है, E1 दिया है और N2 दिया है, तो N1 का अगर मान पूछ लिया तो N1 बराबर हमारा हो जाएगा N2 बटे E2 गुणे E1। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाता है। N1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो N2 बटे E2 गुणे E1। तो इस तरह से हम जो है सभी का मान हम इसी फार्मूले से ज्ञात करते रहते हैं। हम बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, किस कंडीशन में जो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और किस कंडीशन में आपका फ्लैट ट्रांसफार्मर होता है। फ्लैट ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ कि ना तो वह वोल्टेज को बढ़ाएगा और ना ही वोल्टेज को घटाएगा, तो वो हमारा फ्लैट ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो है वो वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन में क्या होता है, वो वोल्टेज को घटाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कब जो है वो हमारा स्टेप अप होगा और कब हमारा स्टेप डाउन होगा और कब फ्लैट ट्रांसफार्मर होगा। चलिए देखते हैं। इसी तरह से मेन पॉइंट इसी में जो है इसे समाप्त किया जाएगा, जिसे आज ट्रांसफार्मर रेशियो हो गया। फिर विद्युत वाहक बल समीकरण को बता दिया जाएगा। मेन टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, जिससे प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में। यूपीपीसीएल में विशेष तौर पर जो है ट्रांसफार्मर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम देखते हैं कि कब हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है और स्टेप अप होता है। इस तरह से हम देखते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या है, पहला कंडीशन हमारा यदि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी में टर्नों की संख्या से अधिक हो, तब जो है हमारा सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा, यानी कि E2 अधिक होगा E1 से। यानी कि तब हम क्या कह सकते हैं कि K का मान जो हमारा होगा, K का मान जो हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो का मान जो आएगा वो 1 से अधिक आएगा। जब हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो K का मान 1 से अधिक हो जाएगा, K का मान 1 से अधिक होगा, तब वो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, तब वह ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा। स्टेप अप को हम कह सकते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। ऊंचाई स्टेप अप को हम ऊंचाई कह सकते हैं और उत्क्रम भी कह सकते हैं। तीनों नाम आप जानते रहिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी जानते रहिएगा, स्टेप अप को ऊंचाई भी कहते हैं और स्टेप अप को उत्क्रम भी हम कहते हैं। तो आप तीनों नाम जानते रहिएगा, चाहे जो नाम पूछ ले उसमें आपको सही करके आना है, गलत करके नहीं आना है। सभी बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ऊंचाई को स्टेप अप कहा जाता है या स्टेप डाउन कहा जाता है। तो ऊंचाई को स्टेप अप कहा जाता है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, यदि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी में टर्नों की संख्या से कम हो, तब सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल का मान प्राइमरी से कम हो जाएगा, यानी कि यह स्टेप डाउन हो जाएगा। यानी K का मान जो आएगा, K बराबर जो आएगा वो 1 से कम आएगा, 1 से कम, K का मान 1 से कम होगा। यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ये ट्रांसफार्मर रेशियो है हमारा K, तो 1 से कम होगा। तो इस तरह से जो है यह ट्रांसफार्मर
स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन होगा। जब N2 यानी कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी में टर्नों की संख्या से कम होगा तो वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होगा, और ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से कम होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम जो है अपचाई ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर भी हम कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर यानी कि पैरामीटर, अपचाई पैरामीटर कह सकते हैं। तीसरा नंबर हमारा बात है, इसमें बात आती है कि यदि N2 बराबर N1 हो, N2 बराबर N1 हो, N1 का मतलब क्या हुआ? N1 का मतलब हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, और N2 हमारा हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या जब बराबर हो जाए तब वो हमारा, जब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा E1 बराबर E2 के होगा, तब पैडमन अनुपात के का मान 1 होगा। पैडमन अनुपात का मान के का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ना 1 से अधिक होगा और ना 1 से कम होगा। इसमें जो है पैडमन अनुपात के का मान 1 हो जाएगा। तो अब इस ट्रांसफार्मर को क्या नाम देंगे हम? इस ट्रांसफार्मर को फ्लैट ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कहते हैं, किसको स्टेप डाउन कहते हैं, किसको फ्लैट ट्रांसफार्मर कहते हैं। फ्लैट ट्रांसफार्मर ना वोल्टेज को घटाएगा, फ्लैट ट्रांसफार्मर ना वोल्टेज को घटाएगा और ना ही वोल्टेज को बढ़ाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फ्लैट ट्रांसफार्मर ना वोल्टेज को बढ़ाता है और ना ही वोल्टेज को घटाता है। इस तरह से जो है फ्लैट ट्रांसफार्मर का नियम है। और N2 में अगर N1 बात करें, N2 में टर्नों की संख्या यानी कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी में टर्नों की संख्या से कम होगी तो विद्युत वाहक बल, सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल का मान प्राइमरी की वाइंडिंग से विद्युत वाहक बल अधिक होगा और K का मान 1 से अधिक होगा। इस अवस्था में K का मान अधिक हो जाएगा। ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से अधिक होगा तो वो स्टेप अप होगा। अगर ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से कम होगा तो जो है वो हमारा स्टेप डाउन होगा। अगर ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 के बराबर होगा यानी 1 हो जाएगा तो वो हमारा फ्लैट ट्रांसफार्मर होगा। तो इस तरह से हमारा पैडमन अनुपात आज खत्म हुआ और स्टेप अप कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन कौन सा है और फ्लैट ट्रांसफार्मर कौन सा है, इस तरह से समाप्त हुआ। आज की क्लास यहीं तक, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।